हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है वो है केमिकल काइनेटिक्स, यानी जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रासायनिक बल गतिकी। तो चलिए इसी को डिस्कस करते हैं। यह केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग, एक सेकेंड दूसरा पेन लेना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ते हैं, और साथ ही वेग के आधार पर हम लोग कोटि निकालना जानते हैं वेग समीकरण से, और कोटि के आधार पर शून्य कोटि, प्रथम कोटि अभिक्रिया वगैरह पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट है, वो अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। अब अभिक्रिया में क्या होता है कि धीरे धीरे रिएक्टेंट की मात्रा घटती है और प्रोडक्ट की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है। अब ऐसे में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए C और O2 ये आपस में अभिक्रिया करके CO2 बना रहे हैं, तो धीरे धीरे कार्बन भी घटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ऑक्सीजन और कार्बन ये दोनों घटेगा और ये बढ़ेगा। तो किस गति से ये घट रहा है या फिर ये किस गति से बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर या रासायनिक अभिक्रिया की वेग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग, जिसको स्मॉल r से हम लोग लिखते हैं, कहता है समय के साथ अभिक्रिया के घटने, अभिक्रिया के नहीं होगा, अभिकारक के, रिएक्टेंट के घटने या प्रतिफल के बनने की दर को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। यानी यहाँ पर मान लीजिए A और B आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, C और D। तो यहाँ लिख सकते हैं R इक्वल टू माइनस DA/dt, या फिर लिख सकते हैं R इक्वल टू माइनस dB/dt। ऐसा क्यों? क्योंकि A और B घट रहा है, इसीलिए पहले दिए माइनस। यहाँ अगर C के टर्म में लिखना होगा तो R इक्वल टू प्लस dC/dt, या फिर R इक्वल टू प्लस d/dt। और आई होप कि इसको आप समझ पा रहे होंगे। जहाँ बढ़ रहा है वहाँ प्लस देते हैं, स्मॉल r मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस तरह से टर्म लिखा हुआ हो तो यहाँ पे लिखेंगे R इक्वल टू माइनस dA/dt मल्टीप्लाइड बाय 1/2, क्योंकि इसके आगे जो है इसको हम लोग बोलते हैं रस समीकरण मितीय, यानी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अगर एक कोफिशिएंट 2 है तो मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 3 है तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेट को। रेट क्या होता है, माइनस dB/dt। अब यहाँ पे माइनस के जगह बस प्लस हो जाएगा, तो R इक्वल टू प्लस dC/dt मल्टीप्लाइड बाय 1/2, या फिर R इक्वल टू प्लस d/dt मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए, जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग अपना होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है औसत वेग। जैसे देखिए, आपको कहेगा कि जैसे यहाँ से हम लोग यहाँ जा रहे हैं और जाने में हमको 2 घंटा लगा, तो 12 बजे गए और यहाँ पे 2 बजे पहुँचे तो 2 घंटा लगा। तो अगर हमको बोला कि चाल क्या है, तो मान लीजिए जाने में हमको 2 घंटा लगा और हमने 20 किलोमीटर ये रास्ता तय किया, तो इसका मतलब है 10 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से हमारा क्या निकल जाएगा, औसत वेग। लेकिन हम जा रहे हैं, कहीं पर फ़ोन किया और बोला कि बताओ अभी गाड़ी का स्पीड क्या है, तो यह एक टाइम, फिक्स टाइम पर, किसी क्षण पर हमको वेग पूछ दिया। तो एक वेग होता है होल, यानी समय अंतराल में, यानी कि जना 12 से लेकर 2। तो समय अंतराल में जब किसी निश्चित समय अंतराल में प्राप्त अभिक्रिया की दर को हम लोग कहते हैं औसत वेग। क्या कहते हैं, औसत वेग। और तात्क्षणिक वेग होता है कि जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी किसी क्षण, यानी विशेष समय पर अभिक्रिया की दर को हम लोग कहते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, देखिए इसमें क्या अंतर है कि सब कुछ ऐसे ही लिखाएगा, बस स्मॉल d से ऊपर में ये जो भी हम लोग लिखें ये सब हमने क्या लिखा है, तात्क्षणिक वेग। और तात्क्षणिक वेग में ही पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। बस यहाँ औसत वेग अगर आपसे पूछे तो ये वाला डेफिनेशन देके ऐसे लिख दीजिएगा। जहाँ पे हम लोग स्मॉल d लिखते थे वहीं पे आपको डेल्टा साइन लिख देना है, बाकी कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ऐसे ही होगा। अब देखिए, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कभी कभी पूछे जाते हैं।
तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहले अभिकारक अणु की सांद्रता। अब जैसे कि हमने यहाँ पे फार्मूला पढ़ा था कि R = dr/, क्या है, dt। अब देखिए, जो भी चीज़ बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखता है इसका मतलब है उस चीज़ की सांद्रता। R मतलब रिएक्टेंट यानी अभिकारक, और बड़ी ब्रैकेट लिखे हैं यानी बड़ी अभिकारक की सांद्रता। ये देखिए ऊपर में है और अभिक्रिया का वेग भी ऊपर है, यानी कि अगर सांद्रता बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगी, और टाइम अगर बढ़ेगा रिएक्शन का तो वेग घटेगा। इसका मतलब है अभिकारक अणु की सांद्रता बढ़ने से वेग भी क्या होगा, यानी अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, तो समानुपाती है। अब ताप बढ़ने से क्या होता है कि नॉर्मली ये देखा गया कि किसी रिएक्शन का अगर 10 डिग्री सेल्सियस आप ताप बढ़ाइएगा तो उस रिएक्शन का वेग 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। तो ताप बढ़ने से भी क्या होता है, ताप बढ़ने से भी क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। यहीं से एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है कि ताप गुणांक क्या है। ताप गुणांक क्या है, तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के बाद जो वेग आया वो, और 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से पहले जो वेग था, उस दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, ताप गुणांक कहलाता है। इसको यहाँ पे हमने लिख रखा है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ताप गुणांक क्या है, तो आप ऐसे करके आंसर दे सकते हो कि ऐसे 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर दो अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। वेग स्थिरांक क्या होता है अभी जस्ट आपको समझ में आ जाएगा। यह बस एक मान लीजिए कि x डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक क्या है, k1 है, और x में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए तो k2 आया, तो ताप गुणांक क्या हो गया, k2 अब बटा कौन सी, k1। तो ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का क्या होता है, वेग बढ़ता है। ताप बढ़ाने से क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। एक सेकेंड, ये फ्रेम में नहीं है। देखिए, अब देखिए, अगर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना या क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ऐसा देखा गया है। तो 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर दो अभिक्रियाओं के वेग, या फिर दो अभिक्रियाओं के नहीं, अभिक्रिया के एक ही अभिक्रिया है जिसका 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दिए, तो बढ़ाने के बाद मान लीजिए वेग स्थिरांक k2 प्राप्त हुआ, और जिस समय 10 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ाए थे उस समय उसका वेग स्थिरांक k1 था। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के बाद प्राप्त वेग स्थिरांक एवं इससे पहले के वेग स्थिरांक का जो अनुपात होता है उसी को ताप गुणांक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में दूसरा है ताप बढ़ने से वेग बढ़ती है, और सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से वेग कितना बढ़ता है, 2 गुना या 3 गुना। अब है उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। अब देखिए उत्प्रेरक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पढ़ता तो स्टूडेंट है, सिलेबस भी उसको पता है, लेकिन टीचर क्या करता है उसके पढ़ने की गति को तेज़ कर देता है। जैसे अभी आप रिवाइज मारते चैप्टर को तो आपको बहुत दिन लग जाता है एक चैप्टर को समझने में, लेकिन मेरे साथ जब आप रिवाइज मारते हैं तो क्विक रिकैप कर लेते हैं चीज़ों को। तो उत्प्रेरक क्या करता है, ये खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया इसके वजह से, इसके उपस्थिति के वजह से तीव्र गति से पूरी हो जाती है। वैसे उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, एक होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और ऐसा अभिक्रिया जो अभिक्रिया की वेग को घटाती है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। सामान्यतः जो वर्ड हम लोग उत्प्रेरक सिर्फ लिखते हैं इसका मतलब होता है धनात्मक उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया की वेग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखिए उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है ना। अब उत्प्रेरक जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समांगी उत्प्रेरक और एक होते हैं हमारे विसमांगी उत्प्रेरक। ऐसा उत्प्रेरक जिसकी भौतिक अवस्था अभिकारक की भौतिक अवस्था और प्रतिफल के भौतिक अवस्था के समान हो। जैसे यहाँ नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ क्या है, अमोनिया भी क्या होता है, गैस। लेकिन ये जो है ये Fe क्या है, तो ये लोहा है, लोहा कौन सी होता है, ठोस। तो यह एक प्रकार का यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसमांगी उत्प्रेरक। जब उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था के समान नहीं हो तो उस प्रकार के उत्प्रेरक को कहते हैं
विसमांगी उत्प्रेरक ऐसा लिख के और ये वाला एग्जांपल दे दीजिएगा कि ये गैस और ये गैस और ये लोहा जो है ठोस है यानी सॉलिड। अब है समांगी उत्प्रेरक, तो ऐसा उत्प्रेरक जिसकी भौतिक अवस्था अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था के समान हो। जैसे SO2 भी गैस है, O2 भी गैस है और SO3 भी गैस है और NO भी गैस है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये भी गैस है। तो सब यहाँ पर जो उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था है वो अभिकारक और प्रतिफल के भौतिक अवस्था के समान है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, समांगी उत्प्रेरक हो जाएगा। तो उत्प्रेरक से क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप बना सकते हैं। उत्प्रेरक जो होता है वो भी अभिक्रिया की वेग को बढ़ाता है, क्योंकि सामान्यतः उत्प्रेरक बोलने का मतलब होता है धनात्मक उत्प्रेरक। अब यहाँ पर है अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए अभिक्रिया जो होता है, अभिक्रिया अगर छोटे स्थान में हो रहा है तो थोड़ा कम होता है, लेकिन उसी अभिक्रिया को अगर बड़े स्थान में यानी क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाए तो अभिक्रिया भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और उसके बाद है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश। तो प्रकाश कुछ ऐसी अभिक्रियाएँ होती है जैसे कि देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन से तब रिएक्शन करता है जब इसको सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश मिलता है और ये बनाता है HCl। तो ऐसी तो प्रकाश भी इस वाले अभिक्रिया की वेग को बढ़ाती है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया माने ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो। तो ये 5 ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया की वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आप देख रहे हैं, प्रभावकारी टक्कर। एक्चुअली कोलिजन थ्योरी एक इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। कोलिजन थ्योरी का मतलब होता है टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत ये कहता है कि देखिए अभिकारक अणु के बीच जब प्रभावी टक्कर होता है यानी प्रभावकारी टक्कर होता है तो ही अभिकारक दोनों आपस में मिलके प्रतिफल अणु बनाते हैं। बस इतना बात आप लिख दीजिएगा कि कोलिजन थ्योरी या प्रभावकारी या फिर टक्कर के सिद्धांत के अनुसार जब अभिकारक के अणुओं के बीच प्रभावकारी टक्कर होती है तो उससे क्या होता है, प्रतिफल के अणु का निर्माण होता है। तो प्रभावकारी टक्कर क्या है, ऐसा टक्कर जो अभिकारक अणु में होने से प्रतिफल का निर्माण हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रभावकारी टक्कर यानी इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। अब यहाँ है सक्रियण ऊर्जा। चलिए सक्रियण ऊर्जा को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इस चैप्टर में थोड़ा टर्म हो जाएगा कुछ, उसको डील करते जाइएगा तो बहुत आसान हो जाता है वो। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अभिकारक जो होते हैं यानी रिएक्टेंट, उसके पास कुछ ऊर्जा होता है और उसमें कुछ अधिक और ऊर्जा देने से क्या होता है, वो अभिक्रिया के मध्य वाली स्थिति में पहुंचता है। देखिए ऐसे करके पहले हम एक ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ से इस चीज़ को समझाना बहुत आसान हो जाता है। देखिए मान लीजिए कि ये है क्या, ये है अभिकारक। तो अभिकारक के पास पहले खुद कुछ ऊर्जा होता है, क्योंकि दुनिया में सबके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा है। अगर वो स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा है, अगर वो चल रहा है तो गतिज ऊर्जा है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर इस वाले ये जो y अक्ष है और ये क्या है x अक्ष, तो y अक्ष पर अगर हम लोग ऊर्जा विभव को दिखाएं यानी ऊर्जा को दिखाएं, ऊर्जा विभव यानी ऊर्जा की मात्रा को दिखाएं, तो यहाँ से यहाँ जहाँ पर अभी अभिकारक है यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा क्या है, अभिकारक की ऊर्जा, अभिकारक की ऊर्जा। अब देखिए अभिक्रिया करने से पहले अभिकारक को एक स्थिति पर पहुँचना होता है जिसको हम लोग कहते हैं सक्रियण संकुल। ये सक्रियण संकुल ही वह चीज़ है जहाँ पर प्रभावकारी टक्कर होता है। और आपको भी पता है अगर प्रभावकारी टक्कर नहीं होगा तो अभिक्रिया ही मतलब प्रतिफल अणु ही नहीं बनेगा। तो यानी कि अभिकारक को कहाँ पहुँचना पड़ेगा, अभिकारक अणु को सक्रियण संकुल तक। तो अभिकारक के पास जो ऊर्जा होता है इसमें कुछ अतिरिक्त ऊर्जा दिया जाता है ताकि ये सक्रिय संकुल तक पहुँच सके। उस अतिरिक्त ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, उस अतिरिक्त ऊर्जा को हम लोग E से सूचित करते हैं और उसको हम लोग कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। तो अगर आपसे पूछा जाए 2 नंबर में कि भाई बताओ सक्रियण ऊर्जा क्या है, तो क्या कहेंगे, कहेंगे अभिकारक अणु को दिया गया वह अतिरिक्त ऊर्जा जिससे वो सक्रियण संकुल तक पहुंच जाता है और प्रभावकारी टक्कर करके प्रतिफल का निर्माण कर लेता है, उसे हम लोग कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। अब यहाँ से ये हो गया सक्रियण ऊर्जा और ये हो गया अभिकारक की ऊर्जा। इस दोनों को जब आप जोड़ लेते हैं तो ये टोटल उतना ऊर्जा है जो कम से कम इतना रहेगा तभी रासायनिक ऊर्जा, तभी रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो इसको हम लोग कहते हैं देहली ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है या वह न्यूनतम मिनिमम क्या है,
एनर्जी है जिससे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। दहली ऊर्जा क्या होती है? अभिकारक अणु की ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा का योगफल होती है। दहली ऊर्जा को हम लोग थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी इसको बोला जाता है इंग्लिश में, तो हिंदी में कभी कभी थ्रेशोल्ड ऊर्जा भी लिख देता है। तो थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या होता है? वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे अभिकारक अणु का प्रभावकारी टक्कर होता है और प्रतिफल का अणु बनता है और प्रतिफल का निर्माण होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड ऊर्जा या दहली ऊर्जा। ये दहली ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो दहली ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए, अभिकारक की ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा। तो अभिकारक की ऊर्जा प्लस EA यानी सक्रियण ऊर्जा। अब पूछेगा सक्रियण ऊर्जा क्या है? तो आप ऐसे भी कह सकते हैं दहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड ऊर्जा और अभिकारक अणु की ऊर्जा के अंतर को हम लोग सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं अभिकारक अणु को दिया गया वह अतिरिक्त ऊर्जा जिससे वो सक्रियण संकुल तक पहुंचकर प्रभावकारी टक्कर कर पाता है और जिसके फलस्वरूप वो प्रतिफल का निर्माण कर पाता है, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि सक्रियण ऊर्जा क्या होता है या दहली ऊर्जा क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमने अभी क्या पढ़ लिया? सक्रियण ऊर्जा पढ़ लिया। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक को पढ़ते हैं जो कि अपना क्या है? अपना है अभिक्रिया का वेग समीकरण। अब देखिए, अभिक्रिया के वेग समीकरण को भी हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। यहीं पे रफ में यहीं पे हम लोग समझते हैं अभिक्रिया के वेग को। अभी हमने देखा कि मान लीजिए रिएक्टेंट है जो कि रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है? -dR/dt या फिर होता है +dP/dt। तो देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ है अभिकारक अणु का सांद्रता। हम बोले न कि जो बड़ी ब्रैकेट में लिखा होगा वो सांद्रता होगा। तो एक तो ऐसे हम लोग वेग को लिखते हैं। अब इसी वेग को इस प्रकार लिखा जाता है R बराबर K × R⁴ यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 लिखेंगे। या फिर ये जो 1 होता है ये प्रायोगिक मान होता है, तो वो देखा जाता है कि कितने घात पे निर्भर करता है। प्रायोगिक मान का मतलब होता है प्रयोग से पता चलता है कितना घात पे निर्भर कर रहा है। तो इस वाले चीज़ को हम लोग कहते हैं वेग समीकरण। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेग समीकरण। इसको हम लोग क्या कहते थे? अभिक्रिया की दर की परिभाषा से ये सूत्र आता है। और अभिक्रिया की दर का जो ये सूत्र है ये कहाँ से आता है? तो वेग समीकरण से आता है। ये सूत्र आता है परिभाषा से, ये आता है वेग समीकरण से। तो पूछेगा वेग समीकरण क्या है? तो कहेंगे किसी अभिक्रिया को निरूपित करने वाली वैसी समीकरण जिसमें अभिक्रिया की दर और अभिकारक अणु की सांद्रता के बीच संबंध को बताया जाता है। ये क्या है? अभिक्रिया की दर है और ये क्या है? अभिकारक की सांद्रता। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं लिखा जाता कि R = K और × P यानी प्रोडक्ट ⁴ ऐसा नहीं लिखा जाता। इसमें केवल और केवल अभिकारक अणु की सांद्रता की ही बात की जाती है। तो इसीलिए वेग समीकरण को हम लोग आप देख लेते हैं कि क्या हमने लिख रखा है। एक सेकेंड, कहाँ से लिखे? यहाँ पे लिख रखे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या है तो क्या कहेंगे? अभिक्रिया की दर को जब अभिकारक की सांद्रता के घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी अभिक्रिया की दर यानी R को जब अभिकारक के सांद्रता का घात, यहाँ अभिकारक का सांद्रता है A की सांद्रता, B की सांद्रता और दोनों का घात क्या है? 1, इसके घातों के रूप में क्या किया जाए? व्यक्त किया जाए। तो इससे प्राप्त समीकरण को ही क्या कहते हैं? हम लोग वेग समीकरण कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसके लिए क्या लिखा गया है? R = K और A
और बी की सांद्रता, और है ना, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वेग समीकरण में अभिकारक अणु की सांद्रता का जो योगफल होता है उसको हम लोग कोटि बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक सांद्रता का घात है यानी पावर 1 और पावर 1, तो मिला के कितना हो गया 2। तो कोटि या ऑर्डर क्या होता है, अभिकारक अणु की सांद्रता का योग जो होता है वो क्या कहलाता है, तो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो आई होप कि आप अभिक्रिया के वेग समीकरण को पढ़ लिए होंगे और समझ लिए होंगे। अब यहाँ पे अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता के घात के योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। अगर इसके घात का, अच्छा ये जो कोटि होता है ये अभिक्रिया से यहाँ से नहीं पता चलता है कितना देना है, ये कहाँ से पता चलता है, प्रयोग से। तो अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो क्या होती है, प्रायोगिक मान होती है, यानी प्रयोग से पता चलने वाला मान होता है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर जो ये के आया, ये के क्या है, तो वेग स्थिरांक है। अगर मान लीजिए अभिकारक की सांद्रता का पावर 0 हो जाए, अभिकारक की सांद्रता का पावर क्या हो जाए, 0, या फिर मान लीजिए कि अभिकारक की सांद्रता हो जाए वो 1 मोलर हो जाए। सांद्रता क्या होता है, सांद्रता हम बार बार आपको कहते हैं, मोलरता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रता सी। अगर ये 1 मोलर हो जाए तो 1 और गुना 1 1 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो वेग स्थिरांक होगा वो हमारा अभिक्रिया की दर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति है, देखिए अगर ऐसा स्थिति हो तो हम क्या कह सकते हैं, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि वेग स्थिरांक यानी के क्या होता है, तो कहेंगे इकाई सांद्रता के अभिकारक, इकाई सांद्रता के अभिकारक वाली, इकाई सांद्रता के अभिकारक वाली अभिक्रिया की वेग को के यानी वेग स्थिरांक कहते हैं। अगर सांद्रता क्या है भाई, इकाई है, 1 है, तो घात कुछ भी रहेगा तो 1 के घात में 10 दे देंगे, यानी 1 का पावर 10, 1 का पावर अगर 10 भी हो तो 1 न होगा। तो अगर अभिकारक, जितना भी अभिकारक है सब अभिकारक का सांद्रता कितना है, 1 है, 1 मोलर है, तो ऐसी स्थिति में अभिक्रिया का वेग, जिस अभिक्रिया का अभिकारक का सांद्रता 1 मोलर है उसके वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वेग स्थिरांक क्या होता है, तो क्या कहेंगे, इकाई अर्थात 1 सांद्रता वाले अभिकारक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता इकाई हो अर्थात 1 हो, उसके वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। अच्छा से आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ जो भी लिखा है आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता इकाई में हो, उसके अभिक्रिया के वेग को या अभिक्रिया के दर को ही वेग स्थिरांक अर्थात के कहते हैं। तो इस प्रकार आप लिख दीजिएगा। अब उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभिक्रिया की वेग को हम लोग समझ लिए और कोटि भी हमने समझ लिया कि वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता के घात के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। कोटि क्या होता है, एक प्रायोगिक मान होता है। अब सुनिए, अब एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हम बता रखे हैं ऑलरेडी। जैसे देखिए हम एक चीज़ ये बता रखे हैं कि सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, अभी जस्ट क्लियर किए थे। देखिए सक्रियण ऊर्जा क्या होगा, मान लीजिए यहाँ तक ये अभिकारक अणु की ऊर्जा है, तो इसको दिया गया एक्स्ट्रा एनर्जी यानी अतिरिक्त ऊर्जा जो इसको सक्रियण जटिल यानी मध्यवर्ती तक पहुँचाता है। सक्रियण जटिल क्या होता है, ऐसा स्थिति जहाँ प्रभावी टक्कर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। और सक्रियण ऊर्जा और अभिकारक अणु की ऊर्जा को जोड़ देंगे तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा देहली ऊर्जा, जो कि मिनिमल एनर्जी होता है रिक्वायर फॉर रिएक्शन, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो देहली ऊर्जा होती है। अब देखिए, अब इसमें जो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष में हमने अभिक्रिया की स्थिति दिखाया कि भाई ये रिएक्टेंट है अभिकारक और इस प्रकार ये प्रतिफल बना। और जो ये वाई अक्ष है, यहाँ पे हमने क्या दिखाया, ऊर्जा विभव को दिखाया यानी ऊर्जा का मान।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोटि के आधार पर क्या अभिक्रिया। उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणु की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। यहाँ आणविकता लिखे हैं, अभिकारक अणु की संख्या, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणु की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो आणविकता कहते हैं। और आणविकता का अधिक से अधिक मान कितना हो सकता है, तो आणविकता का, अच्छा ये वो अणु होते हैं जो प्रभावकारी टक्कर में भाग लेते हैं। प्रभावकारी टक्कर हमने आपको बताया जिससे प्रतिफल बनता है। तो बहुत अच्छे से हम ये कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रभावकारी टक्कर करने के लिए भाग लेने वाले अभिकारक के अणु की संख्या को आणविकता कहते हैं। आणविकता का मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकता है, ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 से ज़्यादा आणविकता की वैल्यू नहीं होती है। और आणविकता जो होता है अभिक्रिया को देखकर आप बता सकते हैं, अर्थात यह एक तरह का सैद्धांतिक वैल्यू है। यानी सैद्धांतिक माने जो लिखा है वही, प्रयोग करके नहीं हमको पता चलेगा, प्रयोग करने से पहले भी हम बता सकते हैं, सिर्फ अभिक्रिया को देख करके भी। तो एक है कोटि। कोटि क्या होता था, तो वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारक अणु के जो क्या होते हैं, घात होते हैं, यानी पावर होते हैं, उसका योगफल होता है। और यह एक तरह का प्रायोगिक मान होता है। तो इस दोनों में अंतर पूछता है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है। तो कहेंगे अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान होता है, आणविकता एक सैद्धांतिक मान होता है। अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है जबकि आणविकता शून्य नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ जिसमें 0 अणु भाग लिए, बट ये पॉसिबल है कि इसका देखिए कोटि शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और भिन्नांक भी, जैसे 2/3 भी हो सकता है। अभी जैसे देखिए अगर इस प्रकार का रिएक्शन का वेग दे दिया R = K और A⁴ 1/2 और B⁴ 3/2 और पूछ ले आपसे कि इसका बताइए ऑर्डर यानी कोटि क्या होगा। तो कोटि क्या होता है, पावर का योगफल। तो 1/2 + 3/2 तो ये आधा हो गया, ये 1.5 तो कितना हो गया, 2। तो अभिक्रिया का कोटि कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब मान लीजिए इसी में 1/2 दे दिया और यहाँ पे देता 2, तो क्या हो जाता, 2.1/2 हो जाता है, यानी 2.5 हो जाता है। तो ये भिन्नांक में भी हो सकता है, यानी पॉइंट में भी हो सकता है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2.5, तो ये पॉइंट में भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, जो हमारा कोटि है वो शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और भिन्नांक भी हो सकता है। जबकि आणविकता ना तो शून्य होगा, न ऋणात्मक होगा, न भिन्नांक होगा, केवल क्या होगा, धनात्मक होगा। और धनात्मक में प्राकृत संख्या, यानी शून्य भी नहीं होगा, 1 से लेकर अनंत तक, हमको अनंत तक में भी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो 3 ही है। तो 1, 2, 3 हो सकता है ये। अब देखिए ये बात भी हम लिख दिए हैं कि इसका मान 3 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 3 ही। अब देखिए अभिक्रिया की कोटि के आधार पे अभिक्रिया बहुत अलग अलग तरह की होती है। अगर अभिक्रिया की कोटि 1 है तो उसको शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अगर अभिक्रिया की कोटि 2 है तो उसको द्वितीय कोटि कहते हैं। अगर 1 है तो उसको प्रथम कोटि कहते हैं। तो देखिए अभी जो एक रिएक्शन हम लोग देखे थे कि H2Cl2 से तभी अभिक्रिया करता है जब उसको सनलाइट मिलता है। तो यह एक प्रकार का अपना शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि H2 + Cl2 जो HCl बनाता है ये किस कोटि की अभिक्रिया है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। दूसरा देखिए यहाँ पर जो है रेडियम एक धातु है जिससे हीलियम का कण बाहर निकल गया। अल्फ़ा बीटा गामा जो निकलता है, तो जो बीटा कण होता है, बीटा कण जो अल्फ़ा कण होता है, अल्फ़ा कण, वो अल्फ़ा कण क्या होता है, हीलियम ही होता है। तो मान लीजिए रेडियम है जिससे हीलियम निकल गया। तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 है और परमाणु द्रव्यमान 4 है। तो इसमें इसके परमाणु संख्या में 2 की कमी आएगी तो ये हो जाएगा 86, और परमाणु भार में 4 की कमी आ जाएगी तो ये हो जाएगा 222। तो ये वाला ऐसा तत्व कौन सा होता है, रेडियम, जिसका परमाणु भार होता परमाणु संख्या 86 और परमाणु भार होता है 222। तो रेडियम से ये बन जाता है रेडॉन। और क्या निकल गया, तो जितना भी इस तरह का रिएक्शन है इसको कहते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ, जिससे अल्फ़ा कण, बीटा कण, गामा कण निकलता है। तो जितना भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है उसमें जो हानि होता है वो सारे वाले रिएक्शंस किस में आते हैं, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में आते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे NH4NO2 है, यानी कि ये अमोनियम नाइट्रेट है। तो इसको भी गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस और जल बनता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, तो
ये भी एक प्रकार का प्रथम कोटि अभिक्रिया है। और कुछ रिएक्शन हम आपको बताते हैं जो कि प्रथम कोटि है। एक सेकेंड। जैसे देखिए चीनी होता है, चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22 और O11। इसको भी अगर आप पानी में डालिएगा तो ये टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, C6H12O6 और C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र यही होता है। तो ये भी एक तरह का, यहाँ भी कोटि यानी ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर यहाँ पे भी एक होता है। आप कहोगे सर यहाँ 2 भाग ले रहा है, तो इसका अणु का संख्या 2 है, आणविकता 2 है, लेकिन कोटि क्या है, कोटि एक ही है। कोटि जो होता है ना, वो देखा गया है कि जल पर निर्भर नहीं करता है, जल की मात्रा घटाइए बढ़ाइए कोई निर्भर नहीं करता है। तो इसीलिए इसको नहीं लिखते हैं वेग समीकरण में, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं K और ये C12H22 और O11 पर पावर 1। तो देखिए अभिकारक का जो पावर है वो कितना, यहाँ 1 लिख दिए, और जिस पे निर्भर नहीं करेगा उस पर 0। तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ कोटि कितना आएगा, 1 ही ना आएगा। इसकी आणविकता 2 है लेकिन कोटि क्या है, 1 है। तो यह एक प्रकार का क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया ही है। ऐसे ही मान लीजिए कोई एस्टर है जैसे CH3COO C2H5, और इसको भी हम लोग जल में तोड़ते हैं तो ये भी क्या बना लेगा, एक तो बना लेगा CH3COOH, यानी कि ये क्या है, ये एसिटिक अम्ल है, आप 10th में पढ़े होंगे। या फिर C2H5OH, ये क्या है, इथेनॉल है जिसको शराब बोलते हैं, या एथिल अल्कोहल। तो ये दोनों बनता है। अब इसमें भी देखा गया कि इसी के यहाँ पर जैसे H2O का पावर यहाँ भी 0 कर देंगे तो ये भी क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया ही होता है। इस दोनों अभिक्रिया में देखिए 2 अणु भाग ले रहा है, यानी कि यहाँ पर आणविकता कितना है भाई, यहाँ की आणविकता जो है यानी मोलिकुलरिटी जो है वो क्या है, 2 है, लेकिन इसकी कोटि जो है ये क्या है, 1 है। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया ही है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया में भी इसको एक विशेष नाम देते हैं, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, यानी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसकी आणविकता तो 2 होती है परंतु कोटि कितनी होती है, 1। और इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा एस्टर का जल अपघटन, या फिर शर्करा यानी चीनी का जल अपघटन। चीनी के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, एस्टर के जल अपघटन से एसिटिक अम्ल और क्या बनता है, इथेनॉल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल बनता है। तो ये दोनों रिएक्शन हो जाते हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो आपसे मान लीजिए आगे चल के पूछेगा कि प्रथम कोटि, ये भी याद रख लीजिएगा, और 2 रिएक्शन उधर जो हम आपको बताए वो भी याद रख लीजिएगा। बाकी ये याद रखिएगा कि H2 और Cl2 जो होता है, HCl जो बनाता है, ये भी क्या होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया। जैसे प्रकाश संश्लेषण वाला अभिक्रिया है वो भी हो जाएगा शून्य कोटि अभिक्रिया, क्योंकि वो भी शून्य क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। तो यहाँ से हमने छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया भी पढ़ लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला जो रिएक्शन है ये क्या है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है, जिसकी आणविकता कितनी होती है, 2 और कोटि 1 होती है। जैसे ये देखिए चीनी है जिसका जल अपघटन कराए तो ग्लूकोज और क्या बना, फ्रक्टोज। या फिर देखिए यहाँ पर एस्टर जो था, एस्टर का जल अपघटन कराए तो एस्टर के जल अपघटन से क्या बना, ये एसिटिक एसिड बन गया यहाँ पे, और क्या बन गया, इथेनॉल। तो ये भी क्या है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया ही है। तो इतना चीज़ समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। तो अलग अलग जना प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक कुछ और होगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए कुछ और होगा। तो अलग अलग प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक यानी K का SI मात्रक होता है वो क्या होता है, अलग अलग। देखिए अगर R बराबर लिखे और रिएक्टेंट का पावर है 0, ये है 0 ऑर्डर रिएक्शन। और अगर R बराबर लिखे रिएक्टेंट का पावर 1 तो प्रथम कोटि रिएक्शन। R बराबर अगर लिखे इसका क्या, R का पावर 2 तो ये हो गया दूसरे कोटि का रिएक्शन। अब एक बात आप याद रखिएगा, हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो होता है -dR/dt। और हमको ये भी पता है कि ये जो सांद्रता है यह है मोलरता। तो मोलरता का SI मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, यानी मोल और लीटर का पावर -1। और नीचे है समय, तो समय का क्या होता है, सेकेंड। यानी जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है यानी अभिक्रिया की दर, इसका SI मात्रक हो जाएगा मोल लीटर पर पावर -1 सेकेंड पर पावर -1, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर ये शून्य कोटि अभिक्रिया है तो इसके लिए K यानी वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक।
तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए देखिए r का पावर 0 है तो ये तो 1 हो जाएगा। तो जो वेग अभिक्रिया का वेग का ऐसा ही मात्रक होगा वही ना होगा वेग स्थिरांक का ऐसा ही मात्रक, तो इसका भी क्या हो जाएगा मोल लीटर पर पावर -1 और सेकेंड पर पावर -1। अब देखिए बात ये करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, जब क्या हो r का पावर 1 हो। तो यहाँ देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया को, तो r के जगह पर हम r का ऐसा ही मात्रक लिख सकते हैं मोल लीटर -1 सेकेंड -1 इक्वल टू k, और ये है अभिक्रिया की दर और पावर है इसका 1। तो ये तो क्या है अभिक्रिया की सांद्रता, सॉरी अभिकारक की सांद्रता, और सांद्रता क्या होता है मोलरता, तो ये भी क्या हो जाएगा मोल और लीटर पावर -1। तो इधर से मोल लीटर पावर -1 मोल लीटर -1 कट जाएगा, तो के का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा तो सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। तो जो प्रथम कोटि अभिक्रिया होता है इसमें जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है वो क्या होता है सेकेंड पर पावर -1। अब आते हैं दूसरे कोटि अभिक्रिया की, तो यहाँ पर पहले तो हम लोग क्या करेंगे r के जगह क्या लिख लेंगे मोल लीटर पावर -1 सेकेंड पावर -1 इक्वल टू के लिख लेंगे। अब है ये है मोलरता का स्क्वायर, तो मोलरता का स्क्वायर है तो मोल प्रति लीटर 2 बार लिखना पड़ेगा, मोल प्रति लीटर और मोल प्रति लीटर। तो 1 मोल प्रति लीटर तो कट जाएगा। अब इसका हमको निकालना है ऐसा ही मात्रक, तो मोल इधर आएगा तो माइनस में आएगा और जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोल इन्वर्स, और लीटर माइनस में था तो प्लस, और ये सेकेंड क्या हो जाएगा इन्वर्स। तो के का जो ऐसा ही मात्रक होगा क्योंकि सेकेंड इन्वर्स इधर ही है, तो दूसरे कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक यानी के का ऐसा ही मात्रक होगा वो होगा मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स और लीटर। तो यही हो जाएगा मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स लीटर। तो आई होप कि अगर वेग स्थिरांक का ऐसा ही मात्रक आपको पूछे कि प्रथम कोटि के लिए क्या होता है तो कहिएगा सेकेंड टू द पावर -1। अगर शून्य कोटि के लिए पूछेगा तो ये बताइएगा मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, और अगर द्वितीय कोटि के लिए पूछेगा तो कहिएगा मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स और लीटर। तो इस प्रकार आप इसको भी क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। अब हम लोग यहाँ तक अगर समझ लिए हैं तो अब एक छोटा सा चीज़ हम लोग समझते हैं जिसको कहते हैं आर्हेनियस का समीकरण। उसके बाद ये चैप्टर 2 डेरिवेशन है और ये पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं आर्हेनियस का समीकरण। ये 2 नंबर में मात्र पूछेगा कि आर्हेनियस का समीकरण क्या है। तो एक्चुअली देखिए आर्हेनियस का समीकरण ये होता है, यहाँ पर हमने लिख रखा भी है। देखिए आर्हेनियस का समीकरण होता है के बराबर e⁻⁴ तो क्या होता है वेग स्थिरांक के बराबर e⁻⁻⁻⁴। अब यहाँ पे E क्या है भाई, तो E क्या है अभी ये हम लोग पढ़े थे, ये क्या है सक्रियण ऊर्जा। और यहाँ पे R क्या है, तो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े R क्या है गैस नियतांक, जिसका मान भी हम आपको बताए थे कि 0.0834 होता है। और यहाँ पे T क्या है, तो T तो तापमान है टेम्परेचर। ये क्या है, तो ये आर्हेनियस है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग आर्हेनियस नियतांक, इसको बोला जाता है आर्हेनियस नियतांक। और के भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ा, ये क्या होता है वेग स्थिरांक होता है। तो आर्हेनियस ने जो समीकरण दिया इसमें वेग स्थिरांक का सक्रियण ऊर्जा के साथ संबंध बताने के लिए उन्होंने क्या किया नियम दिया, और ये उन्होंने एक समीकरण दिया जिसे हमने क्या कहा तो आर्हेनियस का समीकरण कहा। तो इस प्रकार आर्हेनियस के समीकरण को आप लिख सकते हैं, बस इतना लिख दीजिएगा। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा के बीच संबंध को बताने के लिए एक समीकरण दिया जो कि निम्नलिखित है, और इसको लिख दीजिएगा k = a e⁻⁻⁸ अब तो इसको लिख दीजिएगा जिसे हम लोग आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं, और हो जाएगा, बस इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर में आता है। अब इसको लॉगरिथम फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं k = a क्या है -e/RT है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दोनों तरफ लॉग लेने पर ये हो जाएगा log k, बेस में e ले लेते हैं इक्वल टू ये हो जाएगा log EA, और जब दो चीज़ गुणम होता है तो लॉग में हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा log E और e⁻⁻⁴
ये बाय आर टी। अब देखिए अगर रहेगा log x और x टू दी पावर 2 तो इसका हो जाएगा 2, यानी कि पावर अगर n है तो इसका हो जाएगा n। जब बेस और यहाँ पे दोनों सेम राशि हो तो पावर ही क्या होता है, आंसर। तो यहाँ भी देखिए बेस e है और e टू दी पावर ये है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log e के इक्वल टू log e a, और इस पावर को सीधे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए बाय आर टी। तो लॉग के फॉर्म में आपका आर्हेनियस इक्वेशन इस प्रकार हो सकता है, ये हो सकता है आपका लॉग के फॉर्म में, और नहीं तो डायरेक्ट इस प्रकार लिख देगा आर्हेनियस इक्वेशन किस प्रकार, के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब चलिए 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या व्यंजक। तो चलिए शून्य कोटि अभिक्रिया का हम लोग व्यंजक यानी सूत्र निकालते हैं, किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। एकदम ध्यान से इसको देखिएगा, भाषा आपको लिखा हुआ ही मिल जाएगा, कॉपी में होगा ही। देखिए पहले तो जो वेग समीकरण होगा वो क्या होगा, वो इस प्रकार होगा कि जो अभिकारक का सांद्रता है उसका पावर क्या होगा 0, तब न हुआ ये शून्य कोटि अभिक्रिया। अभिकारक की सांद्रता जितना होती है उतना ही कोटि होता है। हम लोग जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग जो r होता है वो होता है माइनस डी आर बाय डी टी, इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर से k, और r टू दी पावर 0 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस को इस साइड भेज सकते हैं, और dt इधर क्या है भाग में तो उधर गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब है डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा k माइनस के डी टी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन करते हैं, क्या करते हैं, समाकलन। अब देखिए समाकलन क्या होता है, तो यहाँ पर समझिए अगर dx है तो इसका समाकलन क्या हो जाता है, x हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई मतलब यहाँ पे अगर लिखा है m n d n इस प्रकार, और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है m n d p इस प्रकार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है कि d के बाद जैसे x है तो x इसमें क्या होगा, x से संबंधित राशि का ही समाकलन होगा, बाकी सब हो जाएगा कांस्टेंट यानी नियतांक। जैसे यहाँ है डी एन, तो n को छोड़कर m जो है वो क्या हो जाएगा, सीधे बाहर निकल जाएगा, और अंदर में लिख देंगे n डी एन। ऐसा इसलिए हम लिख दिए क्योंकि d के बाद जो राशि यहाँ पे लिखा हुआ है इसी का क्या हो सकता है, यही वेरिएबल होता है, बाकी सब क्या होता है कांस्टेंट। जैसे यहाँ है डी पी, m और n क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो m n सीधे बाहर हो जाएगा, इसके बराबर आप लिख सकते हैं m n इंटीग्रेशन डी पी, ये चीज़ आप लिख सकते हैं ऐसे करके। और चूँकि ये क्या है, अब यहाँ पे लिमिट नहीं रहेगा तो प्लस में आप c एक कांस्टेंट लिख दीजिएगा अपने मन से। तो यहाँ पर जब आप देखिएगा तो इस प्रकार हमको लिखना होगा डी आर, और यहाँ पे हमको लिखना होगा माइनस के डी टी, ऐसे लिखना होगा। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है भाई, ये है dx, और dx का समाकलन क्या होता है x, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, सॉरी r लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माइनस, ये है माइनस के डी टी। अब यानी कि डी टी अगर डी एन है तो n को छोड़कर सब कांस्टेंट, अगर डी पी है तो p को छोड़कर सब कांस्टेंट है। इसका मतलब है t इसमें और कोई टर्म ही नहीं है, तो माइनस के अपने आप क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा dt। और अगर dt का हम करें तो dx का x, तो dt का क्या हो जाएगा t। तो यहाँ से, और ये क्या है अनिश्चित समाकलन है, तो प्लस में जैसे यहाँ पे c लिखे तो यहाँ भी लिख लेंगे dr इक्वल टू माइनस के टी और प्लस का c। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है यहीं पे, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये सब चीज़ आप लिखिएगा नहीं, बस ये हम आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहे थे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ लिखिएगा नहीं, ये सब नहीं लिखना है, बस समझना है कि dx का x होता है, और d के बाद जो लिखा होता है वही सिर्फ इसमें बदलेगा, यानी n को छोड़कर जो भी n कहीं भी लिखा रहेगा तो बस वही मतलब अंदर रहेगा इंटीग्रेशन के, बाकी सब एज इट इज़ बाहर हो जाएगा क्योंकि सब कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे के डी टी था तो t के अलावा ये k है तो k माइनस के सीधे बाहर आ गया।
अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा कि देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की जो 100% मात्रा होता है उसको कहते हैं आर नोट। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में 0 समय के लिए होगा तो आर नोट किसके बराबर होगा? आर के। इसका मतलब नहीं समझा? अरे रासायनिक अभिक्रिया जब होगा ही नहीं तो आर का 100% मात्रा नहीं होगा, होगा ना? तो नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टी बराबर 0। अगर इस टी के जगह हम 0 रख दें तो माइनस के गुना अगर टी कर दें प्लस सी, तो जो आर है वो क्या हो जाएगा? आर नोट हो जाएगा। और इस आर नोट का मतलब है 100% आर, और ये जब क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो सी के बराबर में क्या आ गया? सी के बराबर में आ गया आर नोट। अब इस सी के बराबर में आर नोट को हम समीकरण 1 में क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? आर इक्वल टू माइनस के टी अब प्लस सी के जगह क्या लिख देंगे? आर नोट लिख देंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? के टी को इधर करते हैं। के टी अगर इधर आएगा तो के टी हो जाएगा प्लस, और इधर बचेगा पहले तो आर नोट, और इस आर को इधर भेजेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो यहाँ से टी बराबर आप सूत्र निकाल सकते हैं आर नोट और माइनस आर, और बटा क्या हो जाएगा? के। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए कि जब समय क्या हो जाए? जब समय हो जाए आधा, तो जो हमारा आर नोट था टोटल, सॉरी जो हमारा आर था, आर यानी जो बचा हुआ अभिकारक होगा वो भी तो आर नोट का आधा हो जाएगा। देखिए टी का मतलब है समय और आर का मतलब है अभिकारक। अगर समय आधा हो जाए, आधा का मतलब जैसे हमको 2 रोटी खाने में 5 मिनट लगता है, या मान लीजिए 10 मिनट लगता है, तो 1 रोटी खाने में कितना लगेगा? 5 मिनट लगेगा। तो वैसे ही देखिए कि समय आधा का मतलब है कि अगर आर 100% क्या है? आर नोट है, तो अगर आर के जगह हम आर नोट बाय 2 लिख दिए, यानी कि आर जो है 100% का आधा हो गया, तो समय कितना लगा होगा? समय टी हाफ लगा होगा। इसको कहते हैं हम लोग अर्ध आयु। अर्ध आयु का मतलब होता है अभिक्रिया के 50% होने में जो क्या समय लगता है। तो अगर टी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर टी के जगह हम क्या लिखें? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर टी के जगह हम क्या लिख दें? टी हाफ लिख दें, तो हमको आर के जगह क्या लिखना होगा? आर नोट बाय 2। अच्छा आर नोट में हम कुछ भी गड़बड़ी नहीं करेंगे, इन्हें कि आर नोटों की जगह आर नोट बाय 2 लिख देंगे, नहीं, आर के जगह लिखेंगे आर नोट बाय 2। तो इसी वाले से अगर हम टी हाफ कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा? आर नोट को वैसे ही छोड़ेंगे और ये हो जाएगा आर नोट बटा 2। ये क्या हो जाएगा? आर नोट बटा 2, अब बटा हो जाएगा के। अब देखिए आर नोट में से आर नोट बाय 2 जाएगा तो क्या बचेगा? आर नोट बटा 2, और नीचे में के है, तो टी हाफ का मान क्या हो जाएगा? टी हाफ का मान हमारा हो जाएगा आर नोट बाय 2 के। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। 1-2 बार आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, चूँकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है जिस वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, नहीं तो हम आपको फिर से ये बता देते हैं। तो ये हो जाता है आपका शून्य कोटि अभिक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया को। अगर शून्य कोटि अभिक्रिया का पूछेगा अर्ध आयु क्या होता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? अर्ध आयु। शून्य कोटि अभिक्रिया का ये है व्यंजक, जिसमें टी बराबर ये सूत्र आया। यहीं पे अगर के कर देंगे तो टी यहाँ हो जाएगा। तो वेग स्थिरांक का पूछेगा तो वेग स्थिरांक यहाँ कर दीजिएगा। तो इस प्रकार वेग स्थिरांक का सूत्र भी हो जाएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया का समय का भी सूत्र हो जाएगा, और अर्ध आयु का भी सूत्र हो जाएगा। टी हाफ इक्वल टू आर नोट अपॉन 2 के। आर नोट है 100% प्रोडक्ट, सॉरी 100% रिएक्टेंट बटा 2 के। और इधर जो भी हम लिखे हैं ये सब चीज़ को आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, अब समझने के लिए लिख दिए कि कैसे क्या होता है। अभी फिर हम लिखेंगे। अब देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया, अभी और हम साफ़ करके लिखेंगे, दोनों चूँकि सेम ही होता है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम लोग लिखेंगे R इक्वल टू के, और इस बार लिखेंगे R का पावर 0 नहीं 1। अब देखिए जो हमारा अभिक्रिया का वेग होता है इसका सूत्र क्या होता है? dr अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा के, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? R, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ हमको क्या करना है? dr और इस r को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाता है? dr
और इस आर को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/r, 1/r और गुना dr, और इस वाले माइनस को यहाँ लाते हैं तो माइनस के, और dt इधर भाग में है तो इधर किस में चला जाएगा गुना में। देखिए यहाँ पर dr हो गया भाग में तो क्या हो गया नीचे आ गया, और ये dt था इधर भाग में तो इधर हो गया गुना में चला गया। इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। अब शायद आप पढ़े होंगे कि जो 1/x का इंटीग्रेशन होता है वो log बेस ex होता है, log x नॉर्मली हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर 1/x dx का क्या है log x है तो 1/r dr का क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले तो साइन बना देते हैं 1/r dr इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस के dt। तो ऐसा हम लिख दिए। अब देखिए अब ये हो जाएगा log e और r, क्योंकि यही होता है इक्वल टू। अब ये देखिए यहाँ पर भी dt है तो माइनस के यहाँ बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और फिर से यहाँ पे प्लस c कांस्टेंट के रूप में देना पड़ेगा। अब यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, अगर t का मान 0 रखेंगे तो r के जगह पे क्या लिखना होगा r नोट, क्योंकि अगर अभिक्रिया नहीं होगा तो अभिकारक 100% होगा। यही चीज़ को यहाँ पर हम लोग पुट करके c का मान निकालेंगे, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं इस सेम चीज़ को इसमें पुट करते हैं, तो माइनस के मल्टीप्लाइड बाई टी के जगह 0 और प्लस c, तो ये हो जाएगा log e, और r के जगह क्या हो जाएगा r नोट। तो ये तो गुना होके क्या हो जाएगा, ये तो गुना होके हो जाएगा 0, तो c बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से c बराबर आ जाएगा log e r नोट, और इस c के मान को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं। तो थोड़ा नीचे आते हैं और यहीं पे लिखते हैं कि c का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन द इक्वेशन फर्स्ट, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, या फिर समीकरण 1 से लिख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है अपना log e r इक्वल टू माइनस के टी अब प्लस c, तो c के जगह लिखेंगे log बेस e r नोट। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब के टी को हम इधर भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस में था तो, और इसको हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा log e r नोट माइनस log e r, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से अपना t इक्वल टू क्या फार्मूला निकलेगा log। अब देखिए log में जब दो चीज़ माइनस में हो तो उसको हम भाग में लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं r नोट बटा r, ऐसे करके, ठीक है ना। log में जब ये ऐसे हो, और ये क्या है k, तो k कहाँ आ जाएगा, k भाग में आ जाएगा नीचे, तो k को नीचे किस में लिख सकते हैं, तो भाग में लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ आपको ध्यान में देना है, अब जो चीज़ ध्यान में देना है वो क्या है कि अगर t के जगह हम t क्या कर दें हाफ लिख दें, तो r के जगह क्या लिखना पड़ेगा r नोट बटा 2। देखिए इससे पहले अगर t के जगह 0 लिखेंगे तो r के जगह r नोट लिखेंगे, और अगर t के जगह t हाफ लिखेंगे तो r के जगह क्या लिखेंगे r नोट बाय 2। और ये क्या होता है, तो ये होता है अर्ध आयु, यानी अभिक्रिया के आधा होने में जो समय लगता है वो होता है। अब देखिए यहाँ पर एकदम ध्यान से, तो यहाँ से t हाफ जो हो जाएगा, अगर t हाफ हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा log e, क्या हो जाएगा log e, और r नोट बटा r के जगह लिखेंगे r नोट बाय 2, तो ऊपर में चला जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा r नोट से r नोट कट जाएगा, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा t हाफ बराबर log e 2 बटा k। अब log e 2 का मान होता है 0.693 बटा k, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा टी हाफ का मान निकलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो हो जाता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन k। तो ये हो जाता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए।
और जो हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए निकाले वो आ रहा था टी हाफ बराबर आ रहा था R0/2 के। तो ये निकलता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, और ये हमने किसके लिए निकाला, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। एक बार आप इसको देख लीजिए, इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसको, तो इस प्रकार से ये हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद में आया होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई तो एक बार आप बुक को पढ़ के और सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। यहाँ पे log e में आपको टीचर फंसाएंगे, बहुत सारा यहाँ पे ओल झोल करते हैं। यहाँ हमने एक ही चीज़ लिखा है कि देखिए अगर log x माइनस log y है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log x बटा y, ऐसा हम लिख सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा। और दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक तो ये चीज़ आप समझ गए कि ऐसे लिख सकते हैं, और एक चीज़ और समझिए, देखिए log e 2 का मान जो हमने आपको दिया न 0.693, ये डायरेक्ट नहीं टीचर निकालेंगे, ये ऐसे करके निकालते हैं। जैसे log e बेस 2 है तो इसको कहेंगे पहले 2.303 log 2, ऐसे करके लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 2.303 और log 2 का मान 0.3 कुछ करके आता है, वैसे करके गुना करेंगे तब कहेंगे 0.693। तो कोई लोचन नहीं, आप log बेस e 2 का मान सीधे सीधे रख सकते हैं, कितना, 0.693। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा, और अगर आपको कहीं पर दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा।